पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्या? कीमोट्रॉफिक। अच्छा, ट्रॉफिज्म के बारे में, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा था। उसमें कीमोट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस हुआ था, यही ना? बताइए, पौधों में जो उनका अग्रभाग होता है उसमें कौन सा अनुवर्तन दिखाई देता है? पौधों के अग्रभाग में कौन सा अनुवर्तन होता है? बोलो। प्रकाश अनुवर्तन, यही होता है ना? और जड़ में कौन सा होता है? रूट में गुरुत्वानुवर्तन। पढ़ते नहीं आप लोग कॉपी? जियोट्रॉफिक, ठीक है। अच्छा, पॉलन ट्यूब के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? पराग नलिका के भीतर, पुष्प के पराग नलिका के भीतर कौन सा अनुवर्तन होता है? हाँ, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, रसायनुवर्तन। छुई मुई के पत्ते में कुछ आप लोग पढ़ते नहीं, खाली क्लास करने से होगा कि पढ़ना भी होगा? छुई मुई के पत्ते में कौन सा अनुवर्तन? हाँ हाँ, तो देख के बताइएगा तब थोड़ी होगा, याद रहना चाहिए ना। कंपना कुंचन, थिग्मोट्रॉफिज्म। जलीय पौधों में हाइड्रोट्रॉफिज्म, जलानुवर्तन। चलिए, बहुत बढ़िया, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में कॉपी थोड़ी रहेगा पास में। अगला हेडिंग बनाइएगा, पादप हार्मोन। हेडिंग बनाएंगे पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन। हेडिंग बनाइएगा फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स क्या है? देखिए, हार्मोन्स में, फाइटो हार्मोन में पहला हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीन। पहला हार्मोन इसमें लिखिएगा ऑक्सीन। इसमें लिखिएगा यह पौधों की लंबाई बढ़ाता है तथा उनके अग्रभाग में पाया जाता है, ठीक है। यह पौधों में लंबाई बढ़ाता है तथा उनके अग्रभाग में पाया जाता है, ठीक है। इट प्रमोट लेंथ ऑफ द प्लांट एंड फाउंड इन देयर एपिकल रीजन। इट प्रमोट लेंथ ऑफ द प्लांट एंड फाउंड इन देयर एपिकल रीजन। दूसरा हार्मोन का नाम लिखेंगे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स। डैश दे करके लिखिएगा। यह बीज के सुषुप्तावस्था, ब्रैकेट में डोरमेंसी, को तोड़ता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड। थर्ड लिखिएगा साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन, ब्रैकेट में लिखिएगा सेल डिवीजन का कार्य करता है। फोर्थ लिखिएगा एब्सेसिक एसिड, ABA लिखिएगा इसमें। इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। इसके छिड़काव से पत्ते
पेड़ से, इसके छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। पांचवा लिखिएगा, इथिलीन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसका कृत्रिम रूप एसिटिलीन कहलाता है। और छठा लिखिएगा, फ्लोरीसेंस, यह फूलों को खिलने में मदद करता है।
है क्या? चलिए, याद भी हो गया। वृद्धिवर्धक हार्मोन इस समय किसे कहा जाएगा बताइए? टावर छोड़ दिए क्या आप लोग? वृद्धिवर्धक पूछ रहे हैं, रोधक बोले क्या? हम बोले वृद्धिवर्धक हार्मोन। रोधक में वर्धक में अंतर आप लोगों ने बुझा रहा है। हाँ, किसे कहा जाएगा? ऑक्सीन को जो लंबाई बढ़ा रहा है वही ना वर्धक है। हाँ, तो इसको कहा जाएगा वृद्धिवर्धक हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन इसको कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धिवर्धक हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीन को। ठीक है, ये क्या काम करता है? पौधे में तना के लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, कहां पर पाया जाएगा? तो पौधों के अग्रभाग में, एपिकल पार्ट में। जैसे मान लो ये पत्ता है, तो पत्ता का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? अग्रभाग कहलाएगा। पत्ता का ये मान लो स्टेम है, तना है, तो तना का ही अग्रभाग हुआ। पौधा का जो जड़ है, तो जड़ में जो मूल रोम पाया जाता है वो उसका अग्रभाग है। तो जहां जहां पौधा का अग्रभाग होगा वहां ऑक्सीन हार्मोन मिलेगा और वो पौधों में लंबाई को बढ़ाएगा। क्लियर? दूसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन क्या काम करता है? सीड के डोरमेंसी को तोड़ता है, बीज के सुसुप्तावस्था को। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई बीज है, बीज को मिट्टी के भीतर डाल दिया गया, ठीक है, तो इस बीज के भीतर से क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा। अब बीज का जो बाहरी आवरण होता है यह एस्केलेरेन काइमा नामक टिश्यू का बना रहता है। किस टिश्यू का? एस्केलेरेन काइमा। और ये एस्केलेरेन काइमा टिश्यू कैसा होता है? तो डेड होता है, मृत होता है। समझ गए? बहुत मजबूत होता है। ये वही टिश्यू है जिससे नारियल का छिलका बनता है, अखरोट का छिलका, बादाम का छिलका, वो सब किस टिश्यू का बना रहता है? एस्केलेरेन काइमा। तो सोचो कितना मजबूत होगा। अब इसके अंदर से किसी पौधा को यदि बाहर निकलना है तो उस पौधे को क्या करना पड़ेगा? इस एस्केलेरेन काइमा को तोड़ेगा तब ना बाहर निकलेगा। तो जब तक मिट्टी के अंदर बीज गया है और उसमें से पौधा नहीं बाहर निकला है, तब तक की अवस्था क्या कहलाती है? सुसुप्तावस्था। और बीज में से पौधा बाहर निकल गया तो सुसुप्तावस्था क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो एस्केलेरेन काइमा के आवरण को कमजोर करने का काम और बीज में से पौधा बाहर निकालने का काम, ये दोनों कौन करता है? जिब्रेलिन्स। समझ गए? तो बीज के क्या करेगा? सुसुप्तावस्था को नष्ट करेगा। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये क्या काम करेगा? पौधों में कोशिका विभाजन, प्लांट में सेल डिवीजन करने का, कोशिका विभाजन करने का काम किसका है? साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। इसको ABA हार्मोन कहा जाता है। ये क्या है? तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर। पौधों में ग्रोथ को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं होने देगा। और यही हार्मोन है जिसका छिड़काव करने से प्लांट के ऊपर जो लीफ रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं, वो पौधों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ से पुराने पत्ते किस हार्मोन के कारण अलग हो जाते हैं? तो एब्सिसिक एसिड। या फिर पूछेगा कि किस हार्मोन के छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाएंगे? तो क्या कहोगे? एब्सिसिक एसिड। समझ गए? जो पुराना पत्ता होगा वो ऑटोमेटिकली गिरेगा, तो वो भी एब्सिसिक एसिड के कारण, और नए पत्तों पर इसका छिड़काव कर देंगे तो वो भी पत्ता गिर जाएगा, वो भी एब्सिसिक एसिड के कारण। चौथा पांचवा है इथिलीन। ये सब जितना हार्मोन है 6, इसमें से पांचों हार्मोन कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड स्टेट में है। इकलौता हार्मोन जो कि गैसीय स्टेट में है, गैसीय अवस्था में, वो कौन है? इथिलीन। याद रखना है। ठीक है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन इथिलीन। और ये हार्मोन को क्या कहा जाता है? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, मतलब फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, याद रहेगा। पेड़ के ऊपर जो फल पकते हैं वो किस हार्मोन के कारण पकेंगे? भाई वो कैसिटिलीन के कारण थोड़े, एथिलीन। किसके कारण पकेगा? एथिलीन के कारण पकेगा। पेड़ पर जो फल पकेगा किसके कारण? एथिलीन के कारण। कृत्रिम रूप से अगर फल पकाना है, घर में कार्बाइड से फल पकाया जाता है, तो कार्बाइड से जो फल पकाया जाता है ना, तो कार्बाइड से कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन। तो इसी इथिलीन का कृत्रिम रूप क्या कहलाएगा? एसिटिलीन कहलाएगा। समझ में आए? तो दोनों में देख लीजिएगा, अगर प्राकृतिक पूछ रहा है तो इथिलीन, और कृत्रिम पूछ रहा है तो एसिटिलीन। और दोनों किस अवस्था में मिलेगा? गैसीय अवस्था में, गैसीय स्टेट में मिलेगा। लास्ट है फ्लोरिसेंस। तो फ्लोरिसेंस क्या करेगा? जो कली होता है, जिसको बड हम लोग कहते हैं, ठीक है, फ्लावर शुरुआत में क्या रहता है? बडे ना रहता है, कली रहता है, और वो कली फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन कली को फूल में बदलने में मदद करेगा? फ्लोरिसेंस करेगा। ठीक है, तो 6 हार्मोन याद कर लीजिएगा। 5 ट्रॉफीज में 6 हार्मोन्स, इसी के माध्यम से पौधों में नियंत्रण और समन्वय होता है। बात आया समझ में? 5 अनुवर्तन और 6 हार्मोन। क्लियर? आगे बढ़े।
अगला हेडिंग बनाइएगा, मानव में नियंत्रण और समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। मानव में नियंत्रण तथा समन्वय, मानव में नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में नियंत्रण तथा समन्वय। हो गया। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव में क्रियाओं का नियंत्रण, मानव में क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा, मतलब नर्वस सिस्टम, क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। यानी ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होगा? नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की, मतलब नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हम लोग का तंत्रिका तंत्र किस चीज का बना है? न्यूरॉन्स का। ठीक है, किसका बना है? न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स को अगर हम लोग समझे तो न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, देखो इसे क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। ठीक है, इसे कहा जाता है ताराकाय या साइटोन। यह हो जाएगा केंद्रक, न्यूक्लियस। इसे कहेंगे एक्सॉन। यह है माइलिन तंतु। या माइलिन शीथ, इसे कहते हैं एक्सोनल एंड। पहले लिखिए तब ना, सिनेप्सिस कैसे बना दें वो तो अलग बताना पड़ेगा अलग से। इसको लिख लीजिए। हो गया? देखिए इसको समझ लेते हैं।
देखो हम लोगों के बॉडी में इस तरीके के करोड़ों की संख्या में क्या है, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स इस तरीके के ह्यूमन बॉडी के भीतर पाए जाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सब किससे शुरू होते हैं, मतलब कहाँ से शुरुआत होता है इनका, तो ये शुरू होते हैं हम लोगों के बॉडी में हमारे सेंस ऑर्गन्स से, ठीक है। अगर सेंस ऑर्गन हम लोगों के शरीर में नहीं रहे तो बाहर का कोई भी मैसेज हम लोगों के बॉडी के भीतर नहीं आ सकता है। तो बाहर से हम लोगों के बॉडी को कनेक्ट कौन करता है, हम लोगों का सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में क्या क्या आता है बताओ, आईज आएगा, ईयर आएगा, नोज आएगा, टंग है, और क्या है, स्किन। ये 5 कौन है, सेंस ऑर्गन है। आईज को क्या कहा जाता है, आईज को कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। ईयर को क्या कहते हैं, ईयर को कहते हैं साउंड रिसेप्टर, ठीक है। नोज को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज को कहते हैं। टंग को कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर, रिसेप्टर। स्किन को कहा जाता है थर्मो रिसेप्टर। बात आई समझ में। तो ये 5 हम लोगों के बॉडी में सेंस ऑर्गन है जो अलग अलग प्रकार के मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अलग अलग प्रकार के मैसेजेज को रिसीव करने का काम कौन करता है, तो हम लोगों के बॉडी का सेंस ऑर्गन करता है। क्लियर। अब मान लो आंख रहे ही नहीं तो किसी वस्तु को देख पाएंगे क्या, नाक रहे ही नहीं तो कुछ भी सूंघ नहीं सकते, जीभ नहीं हो स्वाद नहीं ले सकते हैं, त्वचा नहीं हो तापमान के बारे में पता नहीं चलेगा। तो यही सेंस ऑर्गन है ना जो हम लोगों को किसी भी प्रकार के मैसेज को देने का काम करता है। क्या, तो सेंस ऑर्गन ये जो है यह किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा ये सब जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ। जो हमारा ये है न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन जो भी सूचना इंफॉर्मेशन मिलता है उस सूचना को वो हमारे न्यूरॉन के किस पार्ट को दे देते हैं, डेंड्राइट्स को। किसे देंगे, डेंड्राइट्स को। यानी पहला पार्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स उस सारी सूचनाओं को किसे दे देगा, ताराकाय को, साइटोन को दे देगा, ठीक है। साइटोन उसे किसे देगा, न्यूक्लियस को। किसे देगा, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस उन सारे मैसेज को जो भी इसके पास आया है उसे वह किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो विद्युत आवेग के रूप में। किसमें करेगा, विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में उन सारी सूचनाओं को बदल देगा। कौन बदल देगा, न्यूक्लियस। समझ में आया। तो हम लोगों के ब्रेन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है वो किस रूप में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जाता है। और ब्रेन से अगर कोई डिसीजन आएगा तो वो किस रूप में आएगा, मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहां से देखो कोई मैसेज लिया, मान लो आंख ने कोई मैसेज लिया, आंख ने उस मैसेज को किसे दिया, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स किसे देगा, साइटोन को। साइटोन किसे देगा, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस उसे किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स। फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदलने के बाद वो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा आगे बढ़ेगा, एक्सॉन। किसके द्वारा आगे बढ़ेगा, एक्सॉन के द्वारा। अब एक न्यूरॉन आकर के खत्म कहां हो जा रहा है, एक्सोनल एंड। और ऐसा हम लोगों के शरीर में करोड़ों न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन आकर खत्म कहां हुआ, एक्सोनल एंड। तो जहां पर एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये दो क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये दोनों क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इसी ज्वाइंट को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। समझ में आया। तो लिखिएगा एक पॉइंट, लिखिएगा, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के, हाँ डेंड्राइट्स लिखा हुआ है यहां, डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल एंड, दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल एंड के साथ जुड़ा होता है, एक्सोनल एंड के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, कॉमा
वह भाग सिनेप्स, वह भाग, यहां लिखा हुआ है सिनेप्स, वह भाग सिनेप्स कहलाता है, वह भाग सिनेप्स कहलाता है, वह भाग सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं उस भाग को क्या कहेंगे? सिनेप्स। तो इसका इंफॉर्मेशन किससे आया? इस न्यूरॉन, फिर ऐसे करते करते शरीर के सारे न्यूरॉन में चला गया, और जहां पर न्यूरॉन खत्म होते हैं वहां क्या शुरू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। जहां सब न्यूरॉन खत्म वहां क्या शुरू होगा? स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले मैसेज को कौन लेगा? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन किसे देगा? न्यूरॉन। सब न्यूरॉन से वो मैसेज घूमता कहां पहुंचेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज कहां पहुंचेगा? ब्रेन। समझ में आया? सबसे पहले कहां? सेंस ऑर्गन। सबसे पहले सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स नहीं, न्यूरॉन मान लेते हैं। ठीक है, पहले सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। याद हो गया? अब ब्रेन क्या करेगा? डिसीजन देगा। ठीक है, तो ब्रेन का डिसीजन किस में आएगा? हाँ, मैग्नेटिक इंपल्स में आएगा। तो किसके पास आएगा सबसे पहले? स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरीके से फिर आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन, और न्यूरॉन से सेंस ऑर्गन। जैसे मान लो हम यहाँ पर चींटी काट रहे हैं अभी स्किन पर, ठीक है, तब ये स्किन मेरा क्या है? रिसेप्टर है। तो ये मैसेज को किसको दिया है? न्यूरॉन को। न्यूरॉन किसके पास? सब न्यूरॉन में ये मैसेज घूम गया, फिर कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया? ब्रेन। किस रूप में गया? इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब हमारा ब्रेन कहेगा कि दर्द हो रहा है, हाथ हटा लो। दर्द इसको थोड़े हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? इसको दिक्कत हो रही है ना, तो ये कहेगा कि हाथ को क्या करो? हटा लो। तो ब्रेन का इंफॉर्मेशन की डिसीजन किसके पास आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन, न्यूरॉन से फिर इस स्किन के पास आएगा। अब स्किन कहेगा हाथ हटा लेते, हटा लिया। तो ब्रेन से जो आया वो किस रूप में आया? मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में आया। इसीलिए ईईजी मशीन से हम लोग ब्रेन डायग्नोसिस कर पाते हैं। ईईजी मशीन, ईसीजी मशीन से क्या चेक होता है? हार्ट। पता है ना, ईसीजी से क्या होता है चेक? हार्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब ब्रेन चेक करते हैं तो क्या यूज करते हैं? ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। समझ में आया? तो ब्रेन का मैग्नेटिक इंपल्स होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से चेक होता है। और हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक से होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से होता है। चलो, इसमें कोई दिक्कत क्या? आगे बढ़े, आगे लिखा जाए। अगला पॉइंट लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। हो गया? तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको कहेंगे PNS। दूसरा लिखिएगा PNS, इसे कहते हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा लिखिएगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS। इसे कहते हैं स्वायत्तः तंत्रिका तंत्र।
हो गया। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र कितने तरह के हैं? 3, CNS, PNS और ANS। पहला हेडिंग बना लीजिएगा CNS, पहला हेडिंग इसमें बना लीजिएगा CNS। CNS, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, पारिधीय होता है और स्वायत्त होता है। पहला इसमें हेडिंग बना लो CNS, हो गया। डैश देकर के लिखिएगा। इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क माने ब्रेन, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। CNS का कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट। पहला क्या हो गया? ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों CNS के भाग हैं। इसमें पहला लिखिएगा ब्रेन, पहला लिखिएगा ब्रेन, डैश देकर के लिखिएगा यह क्रैनियम नामक 8 हड्डियों के बक्से में बंद होता है। इसके अध्ययन को इनसेफोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ द्वारा इसका जांच किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। ब्रेन का औसत भार नर में 1400 ग्राम, मादा में 1350 ग्राम होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके निम्न भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन कहा जाता है। या प्रोजेनसेफेलॉन। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मेजेनसेफेलॉन। तीसरा पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। रोहेम्बसेफेलॉन।
लिख लिए क्या? हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। मानव मस्तिष्क का औसतन आयतन 1300 सीसी होता है। ब्रेन तथा क्रैनियम के बीच 3 झिल्लियां होती हैं जिन्हें मेनिंजीज कहते हैं। इसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं। पहला बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर, दूसरा मध्य झिल्ली आर्किनॉइड, तीसरा आंतरिक झिल्ली पियामेटर। अगला पॉइंट है इंटेरोवायरस के संक्रमण से ब्रेन के झिल्लियों में सूजन आ जाता है। यह रोग मेनिनजाइटिस कहलाता है।
हो गया? चलो इसको देख लो। देखो ब्रेन जो है एक मैमल्स में एक क्राइटेरिया होता है, जितने सारे स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, स्तनधारी जीव मैमल्स जितने सारे हैं, उन सारे मैमल्स की एक विशेषता होती है कि उनका ब्रेन एक 8 हड्डियों के बक्से के भीतर बंद रहता है, और उस 8 हड्डियों के बक्से का नाम क्या है? क्रैनियम। क्या नाम है? क्रैनियम। बाहर से एक 8 हड्डियों का बक्सा बना हुआ है, ठीक है, और यहीं पर बीच में छोटा सा ब्रेन है। तो ये 8 हड्डियों का जो बक्सा है, इसी को क्या कहा जाता है? क्रैनियम। ये स्तनधारी जीवों में होता है, ठीक है, मैमल्स में होता है। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि मानव का जो मस्तिष्क है, क्योंकि मानव मैमल है, उसका भी ब्रेन 8 हड्डियों के बक्से के भीतर क्या है? बंद है, और उस बक्से का क्या नाम है? क्रैनियम। क्रैनियम में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। मस्तिष्क के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्रेन, क्या कहलाता है? इंसेफोलॉजी। क्या कहलाता है? इंसेफोलॉजी। ब्रेन का जांच किया जाता है कि ब्रेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो कौन सा मशीन उपयोग में लाते हैं? ईईजी, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। थर्ड पॉइंट है ब्रेन का औसतन भार, यानी वेट की बात कर रहा है, तो मेल में कितना होता है? 1400 ग्राम, और फीमेल्स में कितना होगा? 1350 ग्राम होगा। मस्तिष्क के कितने भाग हैं अगर पूछा जाए तो 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क, ठीक है। साइंटिफिक नेम इनका क्या है? तो अग्र मस्तिष्क को प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मेजेनसेफेलॉन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क को रोहेम्बसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क प्रोजेनसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क मेजेनसेफेलॉन, और पश्च मस्तिष्क को रोहेम्बसेफेलॉन कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है ब्रेन का औसतन आयतन, मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। वो पहले जो वेट लिखवाए थे, ये क्या है? वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम होता है ह्यूमन के ब्रेन का? तो 1300 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का आयतन है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, 1300 सीसी का होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्रेन और क्रैनियम के बीच में कितनी झिल्लियां हैं? तो 3 झिल्लियां हैं, और इन तीनों झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मेनिनजीज। क्या कहा जाएगा? मेनिनजीज। जैसे मान लो ये क्रैनियम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? क्रैनियम। यहां पर बीच में ब्रेन हो गया। तो क्रैनियम और जो ब्रेन है, इसके बीच में कितने मेम्ब्रेन है? तो कुल 3 मेम्ब्रेन है। यहां पर इसके बीच में 3 अलग अलग झिल्लियां हैं। सबसे बाहरी जो झिल्ली है इसका नाम क्या है? ड्यूरामेटर, ठीक है। जो बीच वाला झिल्ली है इसका नाम है आर्किनॉइड। क्या है? आर्किनॉइड है। और जो सबसे भीतर में झिल्ली है इसका मतलब होता है पियामेटर। क्या होता है? पियामेटर इसका नाम है। तो ये 3 झिल्लियां हैं, और इन तीनों झिल्लियों को एक साथ क्या कहा जाता है? मेनिनजीज। क्या कहा जाता है? मेनिनजीज। तो मस्तिष्क और क्रैनियम के बीच में जो 3 आवरण है, उन तीनों आवरणों को मेनिनजीज कहा जाता है। बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर, मध्य आर्किनॉइड, और इनर पियामेटर। एक और पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा मेनिनजीज की झिल्लियों में, एक पॉइंट लिखिएगा मेनिनजीज की झिल्लियों के बीच, मेनिनजीज की झिल्लियों के बीच, मेनिनजीज की झिल्लियों के बीच सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में सेरिबो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। सेरिबो स्पाइनल द्रव्य, मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच सेरिबो स्पाइनल द्रव्य पाया जाता है, पाया जाता है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। बात आई समझ में? तो बाहर से किसी भी प्रकार का, यहां पर ये जो 3 झिल्लियां हैं, इन तीनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव्य है, यहां पर एगो लिक्विड है,
जैसे हृदय में, याद है हृदय में आप लोगों को लिखवाए थे पेरिकार्डियम के बीच क्या था, पेरिकार्डियल द्रव्य। वैसे ही मेनिंजीज के बीच में कौन सा द्रव्य है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। अब बाहर से अगर कोई भी चोट लगेगा तो वो चोट ब्रेन तक जाने देगा क्या, ये नहीं जाने देगा। तो मस्तिष्क तक बाहर की किसी भी प्रकार के इंजरीज को जाने से रोकता कौन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रोकता है। हाँ? हाँ? चलो हो गया। तो कितनी झिल्लियां हैं, 3। बाहरी झिल्ली का क्या नाम है, ड्यूरामेटर। मध्य का आर्किमाइट, आंतरिक का पियामेटर। ठीक है। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक वायरस है जिसका नाम है इंटेरोवायरस। ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि इंटेरोवायरस के संक्रमण से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। इसमें होता क्या है, जैसे ही इंटेरोवायरस मस्तिष्क के भीतर घुसा तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य है इसके अंदर वो इन्फेक्शन कर देता है, जिससे मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाता है। अब मस्तिष्क की तीनों झिल्ली में सूजन आ जाएगा तो हाई फीवर रहेगा, ब्रेन में दर्द रहेगा। ठीक है। व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, मेमोरी उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बहुत कम रिकवरी होता है, ज्यादातर केस में डेथ हो जाता है। समझ गए। तो इंटेरोवायरस के संक्रमण से कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजीज में सूजन। बात आई समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा फोर ब्रेन, छोटा सा हेडिंग बनाना, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क इसे हिंदी में कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। डैश देकर के लिखिएगा इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला सेरिब्रम, लिखिएगा इसमें यह आईक्यू कॉमा बुद्धिमत्ता कॉमा चतुराई यादाश्त बातचीत समझदारी प्रेम घृणा इत्यादि का केंद्र है। दूसरा लिखिएगा डाइएनसेफेलॉन, यह भूख प्यास दर्द इत्यादि का केंद्र है। आगे लिखिएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, यह देखने और सुनने का केंद्र है। साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग, देखने और सुनने का केंद्र है। उसके बाद लिखिएगा हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसमें पहला लिखिएगा सेरिबेलम, इसे
छोटा दिमाग भी कहते हैं। यह शरीर का संतुलन बनाता है तथा ऐच्छिक गतिविधि का नियंत्रण करता है। यह पिन्ना से उद्दीपन यानी स्टिमुलाई ग्रहण करता है। सेरिबेलम के बाद दूसरा लिखिएगा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। लिखिएगा यह उल्टी निगरण श्वसन दर का नियंत्रण करता है। हो गया। लिख लिए हैं। उद्दीपन स्टिमुलाई, निगरण माने भोजन निगलना, खाना घोटते हैं ना, निगलते हैं उसी को निगरण। लिख लिए हैं क्या? चलो इसमें देखो ब्रेन का पूरा लिख दिया गया है, ब्रेन का जो पार्ट है उसके काम के साथ, ठीक है। तो ब्रेन का कितना भाग होता है, तो दो भाग याद रखिएगा होता है। पहला भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम, और दूसरा भाग कौन सा होता है, डाइएनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन दोनों किस ब्रेन के भाग हैं, फोर ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क के, ठीक है। पूछा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो क्या कहोगे, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रम होता है, ठीक है। ये किसका किसका केंद्र है, तो आईक्यू का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का, क्लेवरनेस का, बातचीत का, इन सब का केंद्र है, ठीक है। किसका, आईक्यू, आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट, ठीक है।
किसका आईक्यू कितना बढ़िया। आईक्यू का मतलब समझ रहे हैं, सोचने की क्षमता। आईक्यू माने सोचने की क्षमता, कहां तक सोच पाते हो। ये किस पर निर्भर करता है, आपके आईक्यू पर निर्भर करता है। अब जरूरी नहीं कि जिसका आईक्यू खूब अच्छा हो उसका मेमोरी भी उतना ही अच्छा हो। जैसे आप नाम सुने हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का, उनका क्या अच्छा था, मेमोरी की आईक्यू। आईक्यू अच्छा था, मेमोरी बहुत अच्छा नहीं था उनका, समझ गए। अपना ही बहुत जल्दी कोई भी बात भूल जाते थे वो, अपना ही रिसर्च भूल जाते थे, लीक हो करके ले आते थे, लोगों को बताना रहता था, तो अपना ही रिसर्च का। तो उनका मेमोरी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आईक्यू कितना अच्छा था, उनका ब्रेन को अभी तक कहा जाता है कि सबसे अधिक अपने ब्रेन का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। 10%, 9 पॉइंट समथिंग था, 10% माना जाता है कि अभी तक मनुष्य के मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा यूज हुआ है। 90% अभी भी यूज, 1-8% यूज कर लीजिए माइनस में, तो शिक्षक भर्ती निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना चेक करें तो माइनस में जाएगा, किसी का -2%, -1%। क्या कोई अनयूज रखा होगा, यूज नहीं किया होगा, बचा के रखा होगा, समझ गया। तो 10% अभी लास्ट यूज हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन का। और सोचो कि उन्होंने कहाँ तक की परिकल्पना बना ली थी। तो सबसे अभी तक का शानदार रिसर्च कौन सा माना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन बना रहे थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। वो कोई सोच नहीं सकता है। दुनिया अभी क्या जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आप लोग 2 चीज़ पढ़े होंगे, एक वो पढ़े होंगे आप वेट, पढ़े हो इसके बारे में, और एक पढ़ा होगा आपने क्या, मास। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि वेट और मास सेम है कि अलग अलग है, हैं? अलग अलग है। क्या अलग है बताओ, मास मात्रा हो गया। बड़ा शानदार डिफरेंस बताए। हाँ चलो, एगो डिफरेंस आपने बताया, मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर रहता है, और वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। समझ गए, वेट क्या होता है, जगह के अनुसार बदलेगा, और मास हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, इस थ्योरी, इस बात को कौन चैलेंज करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आता है कि मास भी बदलेगा, ये स्थिर नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा घटेगा। बाद बाकी कोई जिस पर कोई सोच नहीं सकता था, आइंस्टीन उस पर काम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऊर्जा के सहारे, E = mc² जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, एनर्जी के सहारे हम लोग मास को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी लोग शोध ही कर रहा है, रिसर्च ही कर रहा है आइंस्टीन के थ्योरी पर। आइंस्टीन के थ्योरी पर रिसर्च चल रहा है कि क्या वो सही में प्रमाणित हो सकता है। अब जैसे सबसे बड़े गणितज्ञ का क्या नाम था, रामानुजन। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे, रामानुजन। कितना भी जटिल से जटिल प्रश्न उनके सामने आता था, एक बार आंख बंद करते थे तुरंत उसका आंसर बता देते थे। कुछ लोग वो कहते थे कि जब हम आंख बंद करते हैं तो कोई देवी आती हैं और हमको आकर के उसका सॉल्यूशन बता देती हैं। रामानुजन का जीवनी पढ़िएगा तो मिलेगा, सबसे बड़े गणितज्ञ। इतने सारे वो थ्योरम दे करके चले गए हैं कि लोगों का हालत खराब है उस थ्योरम को प्रूफ करने में। समझ रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि गलत थ्योरम दिए हैं, कोई थ्योरम गलत नहीं है, कहता है सबकी गलत थ्योरम दिए हैं, 2-4 साल के बाद वो थ्योरम प्रूफ हो जाता है। इतने थ्योरम वो दे करके चले गए हैं जो अभी भी उस पर लोग लगातार उसको प्रूव करने में लोगों का हालत खराब है। आइंस्टीन ने इतनी थ्योरी दे दी है कि बड़े से बड़े फिजिसिस्ट जो लोग हैं, भौतिक विज्ञानी, उन लोगों का हालत खराब है उस बात को प्रूफ करने में। सोचो कि आईक्यू कहाँ था अल्बर्ट आइंस्टीन का, केवल 10% ही दिमाग का उपयोग करके। यूज नहीं कर रहे हैं, यूज अगर कर रहे होते रियल में भी 1-2% तो क्लास में यहाँ नहीं बैठे होते हैं। अभी तक कहीं बढ़िया जगह पर सिलेक्टेड होते हैं, समझ रहे हैं। तो मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी तक हम लोग भी पढ़ते हैं, परीक्षा में पूछे तो ये मत कहिएगा कि वेरिएबल होता है, आप कहेंगे कांस्टेंट ही होता है। ये अभी शोध पर चल रहा है। वेट क्या होता है, वेरिएबल। वेट कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर। वेट स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर, वेट अदिश है। बोलिए, ये कौन सी वेट, मात्रा को आप मात्रा मात्री बता रहे। फिजिक्स में मात्रा और ग्राम होता है। आप ही ने डिफरेंस बता रहे थे, वेट माने मात्रा हो गया। फिजिक्स में ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है। बताइए, स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश है कि अदिश है।
सदिश किसे कहते हैं? सदिश कहते हैं इसमें दिशा और परिमाण हो, और अदिश जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, दिशा। हाँ, तो वेट क्या है? स्केलर की वेक्टर। हाँ, क्या है? स्केलर। और मास क्या है? वेक्टर। ये सदिश है और ये अदिश है। वेट का हमेशा दिशा फिक्स रहता है और परिमाण भी फिक्स रहता है। वेट हमेशा किधर जाएगा? जिधर ग्रेविटी होगी उधर वेट जाएगा। ये पेन को अगर छोड़ें तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? फिक्स है कि नहीं दिशा? तो वेट क्या हुआ? स्केलर हो गया, सदिश हो गया। बुझाया? हाँ, आप 5 किलो टमाटर खरीदे बाजार से, तो आपने क्या खरीदा? वेट खरीदा कि मास खरीदा? 5 किलो टमाटर खरीदे तो वेट खरीदे कि मास खरीदे? हाँ? आप वेट खरीदते हो कि मास खरीदते हो? बोलिए नहीं रहा है सब जी। अब तो इतना आसान चीज पूछ रहे हैं, उसके बाद नहीं बोलिएगा। वेट। हाँ, हम जानते थे वेट ही आप लोग बोलेंगे। वेट हम लोग नहीं खरीदते। अच्छा बताओ, वेट तो चेंज होता है। तो 5 किलो आप टमाटर खरीदे और आप चल गए चंद्रमा पर, तो क्या कहिएगा कि हमको ठग दिया? चंद्रमा पर जाइएगा तो वेट क्या हो जाएगा? G/6। 60 किलो का कोई इंसान चांद पर चला जाए तो वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। तो 5 किलो का अगर टमाटर है तो मुश्किल से 250 ग्राम हो जाएगा। तो क्या कहिएगा कि ठग दिया हमको? वो आपको क्या दिया था? मास दिया था। हम लोग वेट नहीं खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? मास खरीदते हैं। समझ गए? तो क्या बता रहे थे हम? आईक्यू। आईक्यू का केंद्र कौन है? यानी दूर तक सोचने की क्षमता कौन देता है? सेरिब्रम। बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमानी, चतुराई, क्लेवरनेस, यादाश्त, जितनी चीजें याद रहती हैं, ठीक है, हाँ, सब चीज लगभग बहुत सारा मेमोरीज हम लोगों के ब्रेन के भीतर है। तो कहां पर वो मेमोरी है? सेरिब्रम में है। बातचीत, अभी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सेरिब्रम से। ठीक है, बातचीत करने के लिए कोई रिहर्सल करता है क्या? दो दोस्त को बात करना तो रात भर रिहर्सल करेगा कि क्या बतियाना है? नहीं ना, खड़ा हुआ अपना रैंडमली बातचीत शुरू हो गया। तो कौन करवा रहा है? वो सेरिब्रम करवा रहा है। ठीक है, समझदारी, प्रेम, किसी से प्रेम होता है तो किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। किससे होता है? सेरिब्रम। किसी से नफरत होता है तो किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। हम लोग क्या कहते हैं? तुमको दिल से बद्दुआ दे रहे हैं, कहते हैं ना, जब खूब गुस्सा होता है तुम दिल से बद्दुआ दे रहे हैं। सही स्टेटमेंट है कि गलत है? रीजनिंग के अनुसार भी गलत है और बायोलॉजी के अनुसार भी गलत है। बद्दुआ कहाँ से निकलेगा? सेरिब्रम से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? सेरिब्रम से। दिल से निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए ना? तुम्हें दिल से प्रेम करते हैं तो दिल से प्रेम हो सकता है? हाँ, किससे होगा? तब कहना होगा तो क्या कहेंगे? तुम्हें दिमाग से प्यार करते हैं। हाँ, तो हमारे ना होगा कहेगा प्यार में भी दिमाग लगा रहा है, तो भाग जाएगा। तो प्रेम किससे होता है? सेरिब्रम से। घृणा किससे होता है? सेरिब्रम से। डाइएनसेफेलॉन किसका केंद्र है? भूख का और प्यास का और दर्द का। ठीक है, फिजिकल पेन, मेंटल दिमाग वाला दर्द नहीं। भूख, प्यास और दर्द का केंद्र डाइएनसेफेलॉन। आगे क्या है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन किसका केंद्र है? देखने का और सुनने का, साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। ठीक है, हिंड ब्रेन के 2 भाग हैं, पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो सेरिबेलम क्या काम करता है? तो सेरिबेलम को हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग, स्मॉल ब्रेन कहते हैं। और ये क्या काम करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, शरीर के संतुलन को बना करके रखता है। क्वेश्चन पूछे कि शराब पीने के बाद शरीर का संतुलन क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग उसमें प्रभावित होगा? सेरिब्रम। कौन होगा? सेरिबेलम, ब्रम नहीं, बेलम। हाँ, सेरिबेलम उसमें क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए पैरों लड़खड़ाने लगता है। ठीक है, जितने सारे लिखा हुआ है ऐच्छिक गतिविधियां हैं, यानी वोलेंट्री एक्शन। ऐच्छिक गतिविधियां माने वोलेंट्री एक्शन, उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। कौन कंट्रोल करेगा?
सेरिबेलम, ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, मतलब हाथ मन कर रहा है उठा रहे हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल कर। पैर आगे बढ़ाने का मन कर रहा है, बढ़ा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी के पोस्चर को, संतुलन को बना करके रखता है, और इस संतुलन को बनाने के लिए वो किसकी सहायता लेता है? पिन्ना। पिन्ना क्या होता है? कान का ये जो बाहरी भाग है ना, इसको कर्ण पल्लव हिंदी में कहते हैं, कर्ण पल्लव। ये कान का जो बाहरी भाग है, यही बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। इसके अंदर बैलेंसिंग फ्लूइड होता है। कान के भीतर में क्या होता है? बैलेंसिंग फ्लूइड। वो फ्लूइड अगर गड़बड़ हो जाता है इधर उधर तो एकदम घूमने लगेगा, चक्कर भयंकर आएगा। करवट बदलोगे तब चक्कर आएगा, खड़ा होगे तब चक्कर आएगा, बैठोगे तब चक्कर आएगा, क्योंकि वो फ्लूइड क्या हो जाता है? अंदर में बैलेंस नहीं रहता है। तो वो यू कप होता है अंदर में, कान के भीतर में, इसी में, उसी के अंदर बैलेंसिंग फ्लूइड रहता है। ठीक है? तो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए पिन्ना क्या करता है? स्टिमुलाई, उद्दीपन देता है, किसे? सेरिबेलम को। लास्ट है मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो मेडुला ऑब्लेंगाटा किसका नियंत्रण करता है? उल्टी का निगरण का, भोजन को निगलना और उल्टी को केंद्रित करता है। श्वसन दर का नियंत्रण करता है। श्वसन दर का क्या मतलब? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 1 मिनट में कितना बार? 15 से 17 बार व्यक्ति क्या करता है? श्वसन करता है। तो उसका नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। और मेडुला पर अगर स्टिमुलाई पहुंच जाए, चोट लग जाए, तो श्वसन दर व्यक्ति का क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को हवा में फेंक फेंक करके खिलाते हैं। फेंक दिए हवा में, कैच कर लिए, फेंक दिए कैच कर लिए, फेंक दिए कैच कर लिए, कई बार फेंके कैचे नहीं हुआ तो गिर जाता है नीचे। तो नीचे गिर जाता है, काएं काएं करने लगता है, सांस तान लेता है, सांसें नहीं ले पाता है। तो सांस क्यों नहीं ले पाता है? चोट कहाँ लग जाता, पहुंच जाता है, स्टिमुलाई मेडुला पर चला जाता है, इसलिए श्वसन दर व्यक्ति का क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो जो आप 1 मिनट में फिक्स से 15 से 17 बार ब्रीदिंग करते हो, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लेंगाटा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? तो ब्रेन में इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे यहाँ तक का क्वेश्चन आप लोग बना करके तैयार रखिए।